चलो देखो, आज की क्लास में हम लोग केटीजी पढ़ेंगे, है ना। केटीजी का मतलब क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ पोस्टुलेट है जो कि आपको याद करना पड़ेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, है ना। तो सबसे पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि एवरी गैस जो बना होता है कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नोन एज मोलिक्यूल, यानी कोई भी गैस पार्टिकल जो बना रहता है वो किससे बना रहता है? मोलिक्यूल से बना रहता है। तो उसमें इसके बाद कह रहा है कि द मोलिक्यूल ऑफ ए गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल। मान लो ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के पास जो मोलिक्यूल होगा उसके पास सब एक जैसे ही मोलिक्यूल होंगे। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस के पास जो मोलिक्यूल होंगे एक जैसे होंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है उन दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है डिफरेंट देन डोज ऑफ अनदर गैस, मतलब ऑक्सीजन का मोलिक्यूल अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है आपका द साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी साइज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो ये बहुत ही छोटा होता है, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द गैस मोलिक्यूल कीप कोलाइडिंग अमंग देमसेल्फ एज वेल एज विद द walls ऑफ कंटेनिंग वेसल, दिज कोलिजन आर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो गैस मोलिक्यूल के बाद कोलिजन होता है वो कैसा कोलिजन होता है? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। अगर ऑप्शन में रहेगा परफेक्टली इन इलास्टिक तो वो गलत होगा। तो कह रहा है द टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये आप लोग जानते हो कि इलास्टिक कोलिजन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन गैस मोलिक्यूल, यानी मान लो कि गैस मोलिक्यूल है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के पास जो मोलिक्यूल है, दो मोलिक्यूल के पास कभी भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है, ये एजम्पशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द मोलिक्यूल इज इनइफेक्टिव ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस एंड वेरी हाई स्पीड ऑफ मोलिक्यूल। हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में भी दो मासेस है, उसके बीच में हमेशा क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो कोई भी मोलिक्यूल है तो दो मोलिक्यूल के पास क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे नेग्लिजिबल? क्योंकि जो मोलिक्यूल का मास है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोलिक्यूल कंस्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मान लो कि कोई भी गैस मोलिक्यूल है किसी कंटेनर में रखा हुआ है, तो वो गैस का मोलिक्यूल जो होगा उस कंटेनर पे क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो वही चीज बोला है विच देयर मोमेंटम चेंज, मतलब उसका मोमेंटम भी चेंज होते रहेगा। मोमेंटम चेंज का मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो गैस के मोलिक्यूल के पास मान लो कि अभी रैंडमली कोई वेलोसिटी है, जब वो कंटेनर से टकराएगा तो टकराने के बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैस मोलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी आपको गैस पोस्टुलेट में आपको याद रखना है केटीजी में कि पहला इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। जो गैस मोलिक्यूल, मतलब जितना इसमें दिया हूं ये सारे पॉइंट को आपको पढ़ के चलना होगा, इससे आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग जानते हो क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे। पीवी बराबर क्या है? एनआरटी। पीवी बराबर एनकेटी, जब वोल्ट मान कांस्टेंट में लिखेंगे तो एनकेटी आ जाएगा, और पीएम बराबर डीआरटी हो जाएगा। सबका मतलब पता होना चाहिए। पी का मतलब क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। वी का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। स्मॉल एन होगा तो उसका मतलब है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस, और कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस। कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर ऑफ गैस, और याद रखना इसको हमेशा केल्विन में लेना होता है, यानी टेम्परेचर ऑफ गैस किस में लेंगे? केल्विन में। स्मॉल डी का मतलब है डेंसिटी ऑफ गैस। कैपिटल एम का मतलब है मोलिकुलर मास ऑफ गैस। कैपिटल के का मतलब है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और कैपिटल आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये तीनों इक्वेशन कब लगेगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने क्या दिया है और क्या पूछ रहा है ना। तो ये तीनों गैस इक्वेशन याद रखोगे
रखोगे, दो भूल भी जाओ तो ये तो याद रखोगे, पीवी बराबर एनआरटी। उसके बाद आइडियल गैस का कंडीशन याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आइडियल गैस का कंडीशन क्या होगा। तो आइडियल गैस का कंडीशन है, हमेशा याद रखना, हाई टेम्परेचर होता है। एट हाई टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो आइडियल गैस का पहला ही कंडीशन है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, डेंसिटी भी लो होना चाहिए। तो कह रहा है कि एट हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। तो आपसे कहेगा कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगा, तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ में सबसे की पॉइंट है कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपसे नीट में पूछा हुई है क्वेश्चन कि बॉयल्स लॉ किस प्रोसेस के लिए वैलिड है, तो बॉयल्स लॉ किसके लिए वैलिड है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मान लो कि पीवी इक्वल टू आप लोग जानते हो एनआरटी, तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट होगा, गैस कांस्टेंट, गैस जो गैस कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब पीवी भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर पीवी कांस्टेंट है तो P1 V1 बराबर किसके हो जाएगा, P2 V2 के, है ना। तो कुछ ग्राफ है जो कि आपको याद रखना होगा, वही चीज यहाँ पर समझाया हुआ था, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर मान लो वॉल्यूम है और यहाँ पर पीवी है, तो पीवी क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट पे ये ग्राफ बनेगा। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट पीवी P है, अगर P और V के बीच में ग्राफ पूछ लिया तो देखो पीवी कांस्टेंट है यानी V इधर जाके और नीचे आएगा, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/V के। तो कभी भी अगर y बराबर 1/x का ग्राफ हो तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, याद रखना। ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो P और V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मेंशन करना होगा कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। कभी कभी क्या करता है, देखो P आपका P और 1/V है, तो कभी कभी P और 1/V के बीच ग्राफ पूछ देगा। तो P और 1/V का मतलब 1/V पूरा लोगे, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/V के। तो देख लेना कि यहाँ 1/V है या V है। अगर सिर्फ V रहा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, अगर 1/V रहा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। तो आपको देखना होगा कि ग्राफ किसके बीच का पूछ रखा है ना। इसके बाद आगे आओगे तो बहुत सारे ग्राफ हैं। तो ग्राफ में याद रखना टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो जहां टेम्परेचर होगा वहां से ऐसे लाइन खींचा हुआ रहेगा, टेम्परेचर होगा लाइन खींचा रहेगा। प्रेशर वॉल्यूम छोड़ देना, सिर्फ देखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। उसके बाद यहाँ पर आओगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट। अब कभी कभी log P और log V में ग्राफ पूछ लेता है, कौन से लॉ के लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। तो बॉयल्स लॉ के लिए अगर log P और log V में ग्राफ पूछेगा, हालांकि यहाँ स्टार मार्क है तो ये पूछ भी रखा है। तो PV अगर कांस्टेंट है, अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, log PV बराबर log कांस्टेंट, यानी इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो log की प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों को प्लस करके लिख देते हैं। तो log P प्लस log V बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये y प्लस x बराबर c का ग्राफ बनेगा। तो y प्लस x बराबर c का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, यानी एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरे की बढ़ेगी। तो याद रखना log P वर्सेस log V का ग्राफ बॉयल्स लॉ में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये पूरे बॉयल्स लॉ के बारे में था। की पॉइंट था टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, P1 V1 बराबर P2 V2। इसमें से 3 टर्म देके चौथा टर्म पूछ सकता है। ग्राफ के बारे में इतना आइडिया आपको होना चाहिए। इसके बाद बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, कभी कभी न्यूमेरिकल इस पे भी बना लेता है। तो समझो मान लो ये प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है, दो ग्राफ बनाया हुआ है। एक ग्राफ है T1 टेम्परेचर पे और दूसरा ग्राफ है T2 टेम्परेचर पे। तो अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो ये T1 टेम्परेचर इसको यहाँ पे कट कर रहा है और T2 टेम्परेचर यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर कंपेयर हम कर रहे हैं कि T1 और T2 में क्या रिलेशन बनेगा। तो देखो PV बराबर nRT है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV अपॉन में nR क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो इसका मतलब इस ग्राफ में कहेगा कि टेम्परेचर या वॉल्यूम किसके पास ज्यादा है, तो जिसके पास V2 ज्यादा होगा उसके पास टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। यानी जाहिर सी बात है V2 ये ज्यादा है तो V2 ज्यादा है तो टेम्परेचर T2 क्या होगा, ज्यादा होगा। एक ग्राफ और बना देता, मान लो कि ये T3 रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, T3 ग्रेटर देन हो जाता, T2 ग्रेटर देन हो जाता T1। अगर वॉल्यूम में रिलेशन पूछता तो डायरेक्टली रिलेशन, देखो वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेट कर रहा है T से, क्योंकि प्रेशर को क्या लिया है मैंने, कांस्टेंट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाता, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। ये आपको माइंड में होना चाहिए।
चाहिए बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, है ना। बॉयल्स लॉ के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब देखो आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में आप लोग यूज करते होंगे। आर बराबर 0.082 लीटर एटीएम पर अपॉन में मोल केल्विन, ये आपके केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में ये बार बार यूज होता होगा। यहाँ पर अगर 8 जूल पर मोल केल्विन में बोलेगा तो 8.314, अगर कैलोरी में बोलेगा तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये आर की तीनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। के क्या होता है? के होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, आर अपॉन में एन आपका एवोगाड्रो नंबर है, आर आपका गैस कांस्टेंट अभी बताया। तो इस के की वैल्यू जो आती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन आती है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ के बाद अब हम लोग चलेंगे चार्ल्स लॉ की तरफ। तो बॉयल्स लॉ में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में आपका क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पिछली क्लास में बताया था थर्मोडायनेमिक्स में। प्रेशर कांस्टेंट रहे तो उस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते थे? आइसोबारिक प्रोसेस। तो याद रखिएगा, कहेगा कि चार्ल्स लॉ किस प्रोसेस के लिए वैलिड है? तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वैलिड है ना। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं? पीवी बराबर nRT, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, एन और आर हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। तो यहां पर वॉल्यूम किसके पर प्रोपोर्शनल हो गया? डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। इसका मतलब V1 अपॉन में V2 बराबर T1 अपॉन में T2, चार्ल्स लॉ से, है ना। इसमें से 3 वैल्यू देके कोई चौथी वैल्यू आपसे पूछ सकती है ना। इसके बाद अगर ग्राफ पे चले तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो जहां P VYT है तो VYT कांस्टेंट है, तो यानी प्रेशर कांस्टेंट, VYT कांस्टेंट है, यानी प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। यानी बॉयल्स लॉ के लिए टारगेट करना है टेम्परेचर कांस्टेंट पे और चार्ल्स लॉ के लिए टारगेट करना है प्रेशर कांस्टेंट पे। तो जिस ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट दिया होगा समझना वही वैलिड है चार्ल्स लॉ के लिए। अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां से क्वेश्चन पूछा भी है, अभी मैं क्वेश्चन लाया भी हूं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछता कैसे है ना। तो इसके बाद अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिखाएगा तो यहां पर ग्राफ कहां से जाएगा? ये ओरिजिन से जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो देखो ये थीटा है, थीटा का मतलब है स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के, यानी अगर p ज्यादा हुआ तो स्लोप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएगा तो p कांस्टेंट है थीटा, यानी इस केस में स्लोप जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p के। अगर v और t के बीच ग्राफ है तो इनवर्सली, और t और v के बीच में ग्राफ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। अब देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो मैंने क्या किया? प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो v बराबर क्या आ गया? ct, यानी v बराबर c। इसको मैंने t को क्या किया? 1/t लिख दिया। ये 1/t पलटी मारेगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा इसलिए क्या कि कभी अगर वॉल्यूम वर्सेस 1/t का ग्राफ पूछेगा तो वॉल्यूम वर्सेस 1/t का ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको याद रखना है। यही चीज यहाँ भी समझाया गया है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर है PV इक्वल टू nRT, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? nR, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड कर दिया, T यहाँ कर दिया। यानी अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन से इक्वेट करूँ तो y बराबर mx है, तो m का मतलब स्लोप, स्लोप क्या हो गया? nR अपॉन में p, यानी स्लोप बराबर tan थीटा। आपको पता है n कांस्टेंट r कांस्टेंट, यानी स्लोप यानी tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? 1/p के। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछ रखा है 2024 में न्यूमेरिकल एक पूछा था यहाँ से। तो यहाँ पर अगर मान लो कि एक टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दे दिया, यहाँ थीटा दे दिया, तो देखोगे पूछेगा कि प्रेशर किसका ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा। जैसे मान लो ये P1 है, ये P2 है, तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? ये θ1 है और ये θ2 है, तो बताओ एंगल कौन सा ज्यादा है? θ1 ज्यादा है या θ2 ज्यादा है? θ2 ज्यादा है, यानी जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो θ2 ज्यादा है, तो इस ग्राफ से प्रेशर किसका ज्यादा है? P2 का क्या है? प्रेशर ज्यादा है, यानी P2 क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा ग्रेटर देन P1 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ भी दिखाया गया। एक चीज और देख लो, V1/T1 बराबर V2/T2 है, तो मैंने क्या किया? V2 को इधर लाके रख दिया। तो चार्ल्स लॉ के लिए V1/V2 बराबर T1/T2 भी क्या है? वैलिड है ना। उसके बाद अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया। बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट था। अब है आपका गेल-लुजाक्स लॉ।
तो गेल-लुजाक लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, तो यहाँ पर एन आर तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट रहता है, यानी वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा, यानी प्रेशर अब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, टेम्परेचर के। तो गेल-लुजाक लॉ में याद रखना कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, यानी P1 अपॉन में T1 बराबर P2 अपॉन में T2 हो जाएगा। सेम वही ग्राफ, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पर P और T के बीच में ग्राफ है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, यही सब ग्राफ, जो मतलब एक ग्राफ समझ लोगे जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वही आपका गेल-लुजाक लॉ होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब P बराबर क्या है, CT, अब वही चीज जैसे मैंने चार्ल्स लॉ में अभी किया था, तो C अपॉन में 1/T लिख दूंगा, T पलटी मार के ऊपर जाएगा। तो अगर कहेगा गेल-लुजाक लॉ में प्रेशर और 1/T के बीच का ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आओगे तो PV बराबर nRT है, तो यहां से प्रेशर बराबर nR अपॉन में भी T हो जाएगा। अब Y बराबर mx से जब इक्वेट करोगे तो यहाँ पर स्लोप किसके बराबर है, nR अपॉन में v के, nR कांस्टेंट है, यानी स्लोप हो जाएगा 1/v के, वहां स्लोप था 1/p के, यहाँ स्लोप है 1/v के। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में देगा तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। तो देखना होगा कि ग्राफ किसके बीच दिया है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच दिया है तो tan थीटा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर और प्रेशर के बीच दिया है तो स्लोप होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 3 लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, और गेल-लुजाक लॉ क्या होता है। इसके बाद आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा, ये आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग चैप्टर होगा सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन चैप्टर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जरूर पढ़े होगे। तो ये क्या कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी P मिनिमम, यानी P मिक्सचर का कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट, यानी जितने इंडिविजुअल प्रेशर होंगे सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आई थिंक आप लोगों को पार्शियल प्रेशर निकालने आता होगा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, तो प्रेशर ऑफ गैस फिजिक्स में याद रखोगे 1/3 mn VRMS का स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, यहाँ VRMS स्क्वायर यानी m क्या है आपका, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n क्या है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी देगा तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 3/2 प्रेशर इनटू वॉल्यूम, या 3/2 PV इक्वल टू nRT होता है। तो इस PV को मैं nRT से रिप्लेस कर दिया, तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3/2 nRT। जब टेम्परेचर दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब प्रेशर और वॉल्यूम दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे आए तो आगे आपका डिफरेंट स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। तो डिफरेंट स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल में अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा तो गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, रैंडमली वाइब्रेट करता है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर VRMS की बात करेगा तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 3RT अपॉन में MW बराबर 3P अपॉन में D क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। ऐसे ही अगर मीन वेलोसिटी पूछेगा, देखो एवरेज वेलोसिटी 0 है, मीन वेलोसिटी पूछेगा तो अंडर रूट 8P अपॉन में पाई D, अगर इसको RT के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8RT अपॉन में पाई MW, ठीक है। इसके बाद अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में जाऊंगा तो अंडर रूट 2P अपॉन में D बराबर 2RT अपॉन में MW। मान लो ये सब भूल भी जाते हो, कुछ याद नहीं रहता है, तो ये रिलेशन याद रखना है कि RMS वेलोसिटी ज़्यादा होता है मीन वेलोसिटी से, और मीन वेलोसिटी ज़्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। तो आपको रेशियो भी पूछ सकता है, तो रेशियो में याद रखना है, जब इस सबको सिंप्लीफाई करोगे ना तो VRMS आ जाएगा √3, V मीन आ जाएगा अंडर रूट 8 अपॉन में पाई, और V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाएगा अंडर रूट 2। जब √3 की वैल्यू जानते हो 1.73 होता है, इसको सॉल्व करोगे तो 1.59 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 1.41 आएगा। तो आपसे पेपर में VRMS और V मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो पूछेगा तो √3 रेशियो √2 याद रखना, नहीं तो अगर वैल्यू 1.73 या 1.41 लिखा है तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो डिफरेंट स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल में VRMS, V मीन, V मोस्ट प्रोबेबल
स्पीड आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग चले आगे तो आगे आता है आपका मीन फ्री पाथ। इससे 2014 और 2020 दोनों ईयर में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। 2014 2020 6 साल का गैप, 2020 के बाद 2026 में एग्जाम दे रहे हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा था अगर ये आपको रिलेशन पता हो तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी लेमडा मीन की वैल्यू जो होगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन होगा। डी क्या है आपका? डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, और एन क्या है आपका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। यानी उसने तो डायरेक्ट पूछा था कि अगर डायामीटर को दुगना कर देंगे तो मीन स्पीड कितना होगा, तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी कर पाओगे। तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/d स्क्वायर के। अगर रेडियस के टर्म में हुआ तो डी की जगह क्या आ जाएगा? आर, तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर के। लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T/P के, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी Cp माइनस Cv बराबर R होता है। इसको मेयर्स रिलेशन भी बोलते हैं। तो Cp माइनस Cv अपन में R याद रखोगे, या दूसरा क्या याद रखोगे? Cp माइनस Cv बराबर R/m। यहाँ पर ये Cp माइनस Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास। अब आप लोग जानते हो मोनो है, डाया है, ट्राई है, तो पहले तो ये रिलेशन याद रखो। Cv बराबर क्या होता है? R अपॉन में गामा माइनस 1 बराबर F/2 इंटू R, और Cp क्या होता है? गामा R अपॉन में गामा माइनस 1 या 1 प्लस F/2 अपॉन में R। पिछली क्लास में जो होगा उसको पता होगा कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। इसी पे थर्मोडायनेमिक्स का हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन निपटा दिया था, ठीक है। तो Cp बराबर गामा R गामा माइनस 1 बराबर 1 प्लस F/2 इंटू R। F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। गामा बराबर Cp/Cv होता है, बराबर 1 प्लस 2/f हो जाएगा। अब देखो गामा बराबर होता है 1 प्लस 2/f, और f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद होना होगा, याद करना पड़ेगा। ये अभी आता हूँ इस पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या बताया था? 3। डाया एटॉमिक गैस के लिए क्या बताया था? देखो अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे डाया एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, लेकिन एट हाई टेम्परेचर पे कहेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 7। ये दोनों याद रखना कि पूछा किस पे है। फॉर ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैस के लिए लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक के लिए डाई एटॉमिक के बराबर ही होता है, यानी 5 होता है। लेकिन नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6 होगा। तो जब ये f की वैल्यू यहाँ डालोगे ना, तो जब f की वैल्यू यहाँ डालोगे तो गामा ये गामा जो है मोनो के लिए कितना आ जाएगा? 5/3। डाया के लिए कितना हो जाएगा? 7/5। और ट्राई एटॉमिक के लिए गामा कितना हो जाएगा? 4/3। ये आया कैसे? इस f की जगह रखा गया है मोनो की वैल्यू, डायो की वैल्यू और ट्राई एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आगे आओगे तो देखो लेमडा यानी मीन स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने PV इक्वल टू nRT है, तो P/kT की वैल्यू n/v होता है, तो यहाँ पर n/v रखा और इस n/v की जगह P/kT रख दिया। तो बस आपको याद रखना है कि ये जो लेमडा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T/P के। T का मतलब टेम्परेचर, P का मतलब प्रेशर। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैंने बता दिया। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी फॉर इच मॉलिक्यूल पर F बराबर 1/2 kBT। kBT का मतलब होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर। टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात करेगा तो F/2 kBT। F वही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर टोटल एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल की बात करेगा तो जितना मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो n F/2 kBT। टोटल एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल n की जगह 1 रख दो तो F/2 RT आ जाएगा। अगर टोटल एनर्जी ऑफ फॉर n मोल्स की बात करेगा तो याद रखना नफरत अपॉन में 2। नफरत अपॉन में 2 का मतलब n आपका नंबर ऑफ मोल्स है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर लेना है केल्विन में और नीचे 2 आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन में नीट में देख रखा हूँ, पूछ रखा है। तो टोटल एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स नफरत अपॉन में 2 याद रखोगे, ठीक है। अगर मोनो एटॉमिक की बात करेगा तो 3/2 R2, डाई एटॉमिक की बात करेगा तो 5/2 R2।
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा तो 3/2 RT। याद रखना कि जो आपका एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मिक्सिंग ऑफ गैसेस की बात करें, इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिर भी मैं स्लाइड में लगा लिया हूं, एक बार देख लेना। अगर CV मिक्स यानी CV मिक्स की बात करेगा तो N1CV1 प्लस N2CV2 प्लस डॉट डॉट और भी टर्म होंगे तो ऐड कर देंगे। ऐसे ही CP मिक्स की बात करेगा तो N1CP1 प्लस N2CP2 प्लस अपॉन में N1 प्लस N2 डॉट डॉट। अगर गामा मिक्स की बात करेगा तो C मिक्स अपॉन में CV मिक्स या 1 प्लस 2/F फॉर्मूला जानते हो, यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्स वाला ले लेंगे। अगर M मिक्स की बात करेगा तो N1M1 प्लस N2M2 प्लस डॉट डॉट N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट। अब आ गई